बच्चों 10 मिनट्स की सीरीज को लेके बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था कि यार दी प्लीज प्लांट फिजियोलॉजी भी ट्राई करो, हमें 10 मिनट्स में रिवाइज कराने का। तो आज मैं आपको प्लांट फिजियो का सबसे पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने और साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स तुम लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करने वाले हूँ। सो मेक श्योर यार, अगर तुमसे लग रहा है ना कि मुझसे प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो जो मैं तुमको याद करा रही हूँ ना वो साथ साथ याद करते चल लेना। क्योंकि देखो अब ये टाइम नहीं बचा है कि तुम बिल्कुल डिटेल में बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो डिटेल में बैठ के पढ़ोगे तो जो आता है उसको भी भूल जाओगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जहां से पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वही पॉइंट बताने वाली हूँ। अब बेसिक इक्वेशन सबको पता है, CO2 प्लस H2O से C6H12O6 बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनती है। क्वेश्चन ये पूछते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहां से होती है, ये ऑक्सीजन आपकी वाटर से आता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया गया है। CO2 से C6H12O6 बनता है, यहाँ सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर CO2 से C6H12O6 कैसे बन रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मींस रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन आ रहा है, ये हु इज द हाइड्रोजन डोनर हियर, ऑफ कोर्स H2 ही हाइड्रोजन डोनर होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल के गया और तभी हमारे पास ऑक्सीजन बना। तो सबसे पहले ही हमारे पास कहां से पता लगा कि CO2 H2 होता है, तो पहला एक्सपेरिमेंट आता है वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। हम सबको पता है कि प्लांट का सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन पार्ट होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है, वही फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट के लिए CO2 भी बहुत जरूरी है, उसको प्रूव करने के लिए हमने प्लांट की एक लीफ को डिप किया एक सोल्यूशन में KOH में। क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई वी यूज KOH सॉल्यूशन, क्योंकि KOH इज द गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2, सारी CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, लीफ को CO2 नहीं मिल पाएगी, CO2 नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि व्हाई ओनली स्टार्च गिव आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट, सेलुलोज क्यों नहीं देता, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट, तो सबसे पहला साइंटिस्ट मेरे साथ सीक्वेंस में याद करते चलना, जोसेफ प्रिस्ले, पी से प्रिस्ले, बी से सबसे पहले 1770 में पहला एक्सपेरिमेंट किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, मिंट प्लांट लिया था, एक चूहा लिया था और एक वहां पे बर्निंग कैंडल ले लिया था, तीनों एक साथ सर्वाइव कर गए थे। इससे ये पता चला था कि जो प्लांट है ना वो अपने अंदर से कोई गैस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ऐसी एयर प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से कैंडल बर्निंग भी है और चूहा भी जिंदा है। इससे पता लग रहा था कि जो बर्निंग कैंडल है वो भी अपने अंदर से एक फॉल एयर प्रोड्यूस कर रही है, जो चूहा है वो भी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्लांट उस फॉल एयर को, CO2 को रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं, हमारी एयर को प्योरीफाई करने का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला प्लांट प्योरीफाई फॉल एयर, और इन्होंने मिंट प्लांट यूज किया था। ऐसे इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर की 1774 में। जैन इंजन हाउस, इंजन में लाइट प्रोड्यूस होती है, तो इन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस बताया था। कौन सा प्लांट यूज किया था, हाइड्रिल एक्वेटिक प्लांट। बोला दिन में जब ये गए घूमने के लिए तो दिन में इनको पानी में बबल्स दिख रहे थे, और वो बबल्स किसके थे, ऑक्सीजन। लेकिन जब ये सेम प्लांट में रात में जाकर देखा तो वहां पे कोई बबल्स नहीं थे। इसका मतलब दिन में क्या होती है, सनलाइट होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन बबल बनता है और आपके नाइट में नहीं बन रहा होता है। ऐसे ही जूलियस वॉन सैक से याद रखना है, स्टार्च, प्लांट जो अपना ग्लूकोज बनवा रहे हैं उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। TW एंगलमैन, इन्होंने क्या किया था, एंगलमैन एक प्रिज्म लिया, एक एंगल पे लाइट को बेंड कराया था, और व्हाइट लाइट को जब आप बेंड कराओगे तो वो 7 डिफरेंट कलर में टूट जाएगी विबग्योर, जिसमें से इनको ये पता करना था इन विबग्योर में से कौन सा रीजन है जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। तो इनको पता चला था कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू रीजन में होते हैं। इन्होंने क्या किया, वहां पे ग्रीन एल्गी यूज किया, क्लेडोफेरा, साथ ही साथ एरोबिक बैक्टीरिया यूज किए, क्योंकि ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी लाइट में, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस, तो जहां सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया मिलेंगे वही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया कहां मिले, रेड और ब्लू लाइट के अंदर। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी, ये बोला जाता है कि यार इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया फोटोसिंथेसिस के लिए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट है CV नील, साइंटिस्ट इनको बोलते हैं, पर्पल एंड ग्रीन सेल। इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला कि ये जो CO2 से C6H12O6 बन रहा है ना, हु इज द हाइड्रोजन डोनर, तो हाइड्रोजन डोनर जो है वो हमारा H2 है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो H2O से आ रही है। इसको भी इन्होंने प्रूफ कर दिया था। प्रूफ कैसे किया था, ऑक्सीजन को हैवी आइसोटोप बना दिया, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक यूज किया इन्होंने, ऑक्सीजन 18 बना दिया, ऑक्सीजन 18, यहाँ पर अगर 18 मिला, नॉर्मल CO2 वाली 16 थी, ये 18 हो गया, यहाँ पर भी हमको 18 देखने के लिए मिला, तो इससे पता चला कि ऑक्सीजन इज फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। क्या इतना कर लोगे, सारे साइंटिस्ट लोगों के तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे एक साथ ईयर भी लिख दिया। जैसे कि अगर आप जोसेफ प्रिस्ले की बात करें 1733 से 18, मतलब ये इनका बर्थ ईयर है, ये इनका डेथ ईयर है, ये आप लोगों को याद कर लेना। वैसे अभी तक क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आया है। अब आ जाओ दो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बेटा गारंटेडली बता रही हूँ 101% यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, चीफ एलिमेंट है, सबसे हाईएस्ट पीके दिखा रहा होता है। क्लोरोफिल भी येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो, कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। अब यही जो पिगमेंट्स है हमारे, इन्हीं के बाहर अगर हमने क्या बना दिया है, बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट बाउंड टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसी को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस 100 की जगह तुमको 1000 लिख के दे देते हैं। और ये हमारे जो सेंटर में
क्लोरोफिल चीफ एलिमेंट है, इसके बाहर क्या है, इसके सिपाही, सिपाही को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट क्या काम कर, जो सेंटर में चीफ बैठा है ना इनका, इस चीफ को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे कि लाइट डायरेक्टली आके इनके ऊपर ही फोटो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, और साथ ही साथ अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को लेकर आ रहा है और क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर कर रहा है, वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ भी बनवा रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, PS1 कितने नैनोमीटर, आपका 700 नैनोमीटर, PS2 होता है 680 नैनोमीटर, इतना याद रख लेना बस। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक C3 C4 साइकिल, इनसे। अब नॉन साइक्लिक की अगर हम बात करें कहां चल रही है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, दोनों फोटो। सबसे पहले कौन है, PS2 इन्वॉल्व है, तो याद रखना PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। PS1 का कौन है, क्विनोन। साइकिल कहाँ चल रही है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। तो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन। क्वेश्चन पूछेंगे PS2 PS1 को कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है प्लास्टोसाइनिन। फाइनल इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव के पास चला जाता है, जिससे वहां पर NADPH2 पॉजिटिव बनता है। एंजाइम प्रेजेंट होता है वहां NADP रिडक्टेज, जो कि स्ट्रोमा की आउटर साइड में प्रेजेंट है। इसी में वाटर स्प्लिटिंग भी हो रहा है, H2O टूट रहा है, वाटर स्प्लिटिंग आयन कौन है, मैग्नीज है। ये जितने भी H पॉजिटिव सारे के सारे थाइलाकोइड के अंदर जो ल्यूमन है उसमें जा जाकर इकट्ठे हो रहे हैं, ये तुम लोगों को याद करना है। याद रहेगा PS2 PS1 इन्वॉल्व है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी बन रहा है, ATP भी बन रहा है, और साथ ही साथ NADPH, तीन चीजें बन रही है। वाटर स्प्लिटिंग सिर्फ यहाँ पर। नॉन साइक्लिक नाम क्यों रखा गया, क्योंकि बार बार वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है, जेड स्कीम है, ये एक जेड बन रहा है तुम्हारे सामने। और अगर हम इसी का साइक्लिक वाला वर्जन देखें तो साइक्लिक वाला कहाँ चल रहा होता है, साइक्लिक वाला चलता है स्ट्रोमल लेमेला के अंदर, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नॉन साइक्लिक में दोनों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वही क्विनोन, इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन B6F और प्लास्टोसाइनिन, और इसने इलेक्ट्रॉन वापस रिसाइकिल कर दिए। तो साइक्लिक वाले में वाटर स्प्लिटिंग नहीं होता, साथ ही साथ यहाँ पर NADPH2 भी नहीं बनता, साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच में डिफरेंस नहीं समझ में आए, एक बार वापस से वीडियो को रिकैप करके जरूर देख लेना, समझ आ जाएगी सारी चीजें। अब आता है कि यार हमने जो ATP NADPH ये बनवाई, ये कहाँ यूज हो रहा है, तो सबसे पहले केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस याद रखना, ये क्या है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये जो हम यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग करा रहे थे, इतने सारे H पॉजिटिव इकट्ठे हो गए ल्यूमन के अंदर, और साथ ही साथ जो मेरा प्लास्टोक्विनोन है वो भी स्ट्रोमा से H पॉजिटिव उठा उठा के यहाँ डाल रहा है, ये NADP पॉजिटिव ने जो H एक्सेप्ट किए थे ये भी स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटोन ग्रेडियंट कम हो रहा है और अंदर प्रोटोन ग्रेडियंट बन रहा है। यहाँ पर PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या क्या जरूरत होती है, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट आता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट ल्यूमन के अंदर हाई है, स्ट्रोमा में कम है। अब आपको पता है हाई से लो हम H पॉजिटिव को शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है CF0 CF1, C क्यों बोला, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का, ऐसा ही हमने उसमें भी पढ़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो यहाँ से H पॉजिटिव को शिफ्ट करेंगे और ये ATP सिंथेस हमको ATP बना बना कर देगा। तो हमने नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और केमियोस्मोटिक तीनों से बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी कर ली है। इतनी सारी एनर्जी को, क्योंकि दिन में हम लोग मेहनत करते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, उसी पैसे से रात में हम लोग खाना खा रहे हैं, तो दिन में हमने नॉन साइक्लिक करा, साइक्लिक करा, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस करा, बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी कर ली। अब इसी सारी की सारी एनर्जी को हम डार्क रिएक्शन, जो कि स्ट्रोमा के अंदर हो रही है, दो रिएक्शन C3 साइकिल C4 साइकिल, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाई वी कॉल इट C3 साइकिल, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। याद रखना C3 साइकिल यूनिवर्सल है, दुनिया में कोई भी प्लांट है बेटा हर किसी के अंदर मिलेगी। C4 साइकिल क्यों C4, बिकॉज इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन। C2 साइकिल जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द 2 कार्बन कंपाउंड। अब जो C3 साइकिल है ना, इसको मेल्विन केल्विन साइकिल बोलते हैं, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है रुबिस्को, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड कौन है। देखते हो तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है। रुबिस्को क्या काम करता है, RUBP का कार्बोक्सिलेशन कराता है। तो इसके दो फंक्शन होते हैं, रुबिस्को CO कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कैसे भी काम कर सकता है। कार्बोक्सिलेज होगा तो RUBP के साथ CO2 कंबाइन कराएगा, CO2 फिक्सेशन। ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा तो ऑक्सीजन बाइंड कराएगा। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजनेज RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस बन जाता है, और इस वेस्टफुल प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। यूजुअली प्लांट में ये होता है। अब डिसाइड कैसे होगा, कैसे काम करेगा, तो एटमॉस्फेयर में अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेज की तरह RUBP काम करेगा, और अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। आया समझ में। अब देखो इसमें C3 साइकिल में होता क्या है, C3 साइकिल में 3 स्टेप है, बहुत इजी। सबसे पहले 5 कार्बन RUBP CO2 कंबाइन हुआ, पहला स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन। 5 और 1 6 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए, नहीं 3 कार्बन के दो कंपाउंड बन जाते। तो याद रखना C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड है, नाम क्या है
3 PGF फोस्फोग्लिसरेट। फिर सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन, फिर ये रिड्यूस हो गया क्या बना है ट्राइसफॉस्फेट, 3 कार्बन वाला। फिर इस ट्राइसफॉस्फेट ने वापस रीजनरेशन कर दिया आरयूबीपी का, यहाँ तक तो 6 कार्बन थी, यहाँ पर आरयूबीपी में 5 कार्बन, तो एक कार्बन लॉस्ट हो रही है। एक साइकिल में एक कार्बन, हमें क्या बनवाना है, हमें ग्लूकोज बनवाना है C6H12O6, एक साइकिल से सिर्फ एक कार्बन, तो इस साइकिल को हमें 6 बार रन कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा। 3 स्टेप है मेरे पास, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। अब यहीं पर तुमको एक फॉर्मूला याद रखना है 3 to 1, कि भाई एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमको 3 मॉलिक्यूल, अभी थर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आया था, एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए 3 ATP चाहिए और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें 6 बार इस साइकिल को रन करेंगे एक ग्लूकोज बनवाने के, तो एक ग्लूकोज बनवाने के लिए मेरे को 6 CO2 चाहिए, 6 3 जा 18 ATP चाहिए और 6 2 जा 12 NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अगर मेरे पास 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मुझे बनवाना है तो कितने NADPH चाहिए होंगे। मैंने 3 क्वेश्चन तुमको दे दिया और मैं चेक करूंगी कौन इसका आंसर कर रहा है। स्टेप याद रहेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। C3 साइकिल डन हो गई। अब आ जाओ C4 साइकिल के ऊपर। C4 साइकिल, जैसे C3 तो यूनिवर्सल है, C4 यूनिवर्सल नहीं है। C4 सिर्फ 1% ऑफ द टोटल प्लांट में होती है, उन प्लांट में होते हैं जिनके पास क्रैंज एनाटॉमी है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाई टॉलरेंस पावर होते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट होते हैं, क्यों? बिकॉज दे नेवर शो फोटो रेस्पिरेशन। क्यों नहीं दिखाते फोटो रेस्पिरेशन? क्योंकि इंटरनली दे हैव द मैकेनिज्म जिसमें CO2 बनती रहती है, तो इनकी एंजाइम साइट पे कभी भी CO2 की कमी नहीं होगी, और अगर CO2 की कमी नहीं हुई तो रुबिस्को कभी भी ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा। ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं, इट मींस इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होगी। और क्रैंज एनाटॉमी इनके पास होते हैं, क्रैंज एनाटॉमी का मतलब है बंडल शीथ सेल इनके पास है, नाम से याद रखना। जो इनके वेस्कुलर बंडल समझते हो ना, जाइलम एंड फ्लोएम, तो इनके जो वेस्कुलर बंडल उनके बाहर एक्स्ट्रा सेल्स की शीट बना दी गई है, और वो सेल्स जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतनी ज्यादा लाइट ट्रैप होगी। इनकी जो सेल है वो उनकी वॉल्स थिक होती है, बहुत ज्यादा गैसेस के लिए इम्पर्वियस होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। यहाँ पर 2 साइड्स काम करती हैं आपकी, याद रखना। मोबाइल डेटा किस में होता है बेटा? मोबाइल डेटा MB में होता है, नहीं होता है? तो याद रखना साइट, ऊपर वाली सेल कौन सी है हमारे पास? ऊपर वाली सेल है M, मीजोफिल, नीचे वाली है बंडल शीथ। 2 सेल के बीच में आपको पता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, तो यहाँ पर भी तुमको ABC ऐसे लेबलिंग करके दे सकते हैं। वहां पर RUBP के साथ CO2 कंबाइन हो रहा था, यहाँ पे PP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन, इसके साथ एक CO2 कंबाइन, 3 और 1 तो है ना C4 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, याद रखना। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 का क्या था? 3 PGA, इसका स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन। फिर जो आपका C4 एसिड ये बना, ये ट्रांसपोर्ट होके आ गया बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में आते ही इसने अपने अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया। मैंने बोला था इंटरनली CO2 बन रहा है, तो ये देख रहे हो इंटरनली डीकार्बोक्सिलेशन है एक CO2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर भी तो C3 साइकिल होगी, यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम है। तो याद रखना मीजोफिल सेल में ये काम कौन करा रहा है? पेप्केज। और बंडल शीथ सेल में कौन है? रुबिस्को। तो रुबिस्को के पास CO2 हमेशा मिलेगा क्योंकि इंटरनली CO2 बन रहा है। फिर यहाँ पर C3 एसिड, ये C3 एसिड वापस से ट्रांसपोर्ट होगा और वापस से रीजनरेशन करा देगा पेप का। तो कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन। एंजाइम कौन से याद रखना? पेप्केज। कहाँ है? मीजोफिल में। बंडल शीथ सेल में कौन है? रुबिस्को प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर फोस्फोइनोल पाइरुवेट। तीनों स्टेप याद रहेंगे बिल्कुल, जैसा अब C3 साइकिल का था 3 to 1, इसका फॉर्मूला याद रखना है बेटा 5 to 1। एक CO2 फिक्स कराने के लिए 2 NADPH चाहिए और 5 ATP चाहिए। इसमें भी मेरे को सेम बताओगे तुम लोग, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमको कितने NADPH चाहिए होंगे। यहीं पे वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है? कहीं पे भी डाउट होगा मैं तुम्हारे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देख के चेक कर दूंगी। हमें बोल रहे C4 प्लांट नेवर शो फोटो रेस्पिरेशन, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि दे हैव द इंटरनल मैकेनिज्म जो इनके एंजाइम साइट पर CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। अब C2 साइकिल पे आ जाओ, वेस्टफुल प्रोसेस है, हमें पता है क्यों? क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो यहाँ पर रुबिस्को विल वर्क एज ऑक्सीजन। C2 क्यों बोल रहा है फोटो रेस्पिरेशन? क्योंकि RUBP 5 कार्बन कंपाउंड, इसके साथ CO2 कंबाइन करता था 6 कार्बन होती थी, CO2 ना कंबाइन करके ऑक्सीजन, तो 5 कार्बन, एक 3 कार्बन और एक 2 कार्बन में टूट गया। तो याद रखना 2 कार्बन का नाम फोस्फोग्लाइकोलेट, PYQ में आया हुआ है, और फिर फोस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन। रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम करे। इसकी साइट क्या होती है? CPM, PCM मत कर देना, CPM। सीक्वेंस में C4 क्लोरोप्लास्ट, P4 पेरोक्सिसोम, M4 माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। कौन कौन से फैक्टर, प्लांट के कुछ अंदरूनी फैक्टर होते हैं कि प्लांट में कितनी लीफ है, ओरिएंटेशन क्या है, कितने क्लोरोप्लास्ट है, कितने मिसो। एक्सटर्नल फैक्टर पे क्वेश्चन आता है, 4 एक्सटर्नल फैक्टर, CO2, लाइट, टेम्परेचर, वाटर। सबसे ज्यादा याद आता है CO2 और लाइट। तो अब लाइट के बारे में याद रखने से पहले, उससे पहले एक लॉ समझ लो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने दिया था 1905 में। अब ये लॉ बोलता है कि यार किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट पे प्रेजेंट है, वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, जो सबसे कम अमाउंट में। अब लाइट की अगर हम बात करें, सन से जितनी लाइट आ रही है ना, उस लाइट का 50% ही, सिर्फ और सिर्फ 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब सन जितनी लाइट दे रहा है ना, उसमें से सिर्फ 50% ऐसी लाइट है जिससे हम फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं, और उस 50% का भी प्लांट सिर्फ और सिर्फ 10% एब्जॉर्ब कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ 10%। अब इसका ग्राफ दे रहा है कि जैसे जैसे तुम लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, आप देख रहे हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन अब टू अ लिमिट बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक बढ़ रहा है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जा रहा है। तो लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर, लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ शेडी और डेजर्ट वाले जो प्लांट्स है, डेंस फॉरेस्ट वाले, डेजर्ट नहीं डेंस फॉरेस्ट वाले प्लांट है, उनको छोड़ के बाकी सब के लिए लाइट रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर है। अगर आप लाइट को बियॉन्ड अ पॉइंट बढ़ाओगे तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपके वो डैमेज भी हो सकता है। यहाँ पर इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन CO2 से आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर इज योर CO2, याद रखना है CO2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एटमॉस्फेयर में CO2 0.03% होता है से 0.04, अगर ये 0.05 से भी बियॉन्ड चला गया तो ये डैमेजिंग हो सकता है। C4 प्लांट सैचुरेशन पॉइंट याद रखना है 360 सैचुरेशन, C3 प्लांट का 450 सैचुरेशन। तो C3 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट ज्यादा है, तो अगर हम किसी प्लांट को ज्यादा CO2 दे, उसको ग्रीन हाउसेज में रखे, तो हम प्लांट की इल्ड बढ़वा सकते हैं, नहीं बढ़वा सकते, क्योंकि C3 प्लांट हाइयर CO2 पर रिस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए ग्रीन हाउस क्रॉप में दो एग्जाम्पल याद रखना, टोमेटो एंड बेल पेपर। बताओ क्या पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज नहीं हुआ? जितने मैंने टॉपिक बताए इन 15 मिनट्स में, ये टॉपिक कर लेना, और ये नोट्स तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ तुम्हारे लिए 18, 19, 20 3 दिन अमेजिंग मैराथन सेशंस लेकर आने वाले। सेशन ऑलरेडी लाइव कर दिया है, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी, सुबह 6:30 बजे से लेकर मॉर्निंग 6:30 से लेकर आपके पूरा दिन लाइव क्लासेस चलेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तुमको क्लास में याद कराए जाएंगे। अगर तुम वो बच्चे हो ना जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आखिरी के टाइम में ऐसे सोचो कहीं से कुछ एकदम जादू की छड़ी घूम जाए, तो ये जादू की छड़ी ही होने वाली है तुम्हारे लिए। और इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल तो तुम सब्सक्राइब कर ही दोगे, है ना? चलिए बाय बाय।